अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो जिस तरह से आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया था अबाउट द फैमिली प्लानिंग, और उसमें से जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक होगा वो है इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी किस चीज़ को कहते हैं, और इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, जिस तरह से हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की थी कि हमने अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज हैं उसको अवॉइड करना है, उसको प्रिवेंट करना है। तो इस तरह से एक कंडीशन है इस तरह की, उसमें हम प्रेगनेंसी चाह रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी हो, कंसीव हो, कंसेप्शन जो है ना वो हो, लेकिन उसमें नहीं हो पाता। तो जब भी आप चाह रहे होते हैं, डिज़ायर टू हैव ए प्रेगनेंसी, डिज़ायर टू हैव ए कंसीव ए बेबी, और उसके बावजूद जो है ना वो कंडीशन ना आए, प्रेगनेंसी अकर ना हो, तो इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, खैर ये तो मैंने ऐसी जनरल बता दिया। अब इसकी डिफिनीशन प्रॉपर पढ़ेंगे, इसके कुछ जो है ना मुख्तलिफ टाइप्स भी है, कॉजेज़ भी है, तो वो सारा कुछ आज हम कवर करने वाले हैं, और फैमिली प्लानिंग का जो चैप्टर है वो भी आज ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, सो व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी की अगर हम डिफिनीशन की बात करें, सो इट इज़ डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू कंसीव इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 1 ईयर। मतलब सिंपल सी बात यह है कि 1 साल तक आप जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहें विदाउट एनी प्रोटेक्शन, मतलब आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ नहीं किए, और उसके बाद जो है ना मतलब कंसीव ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टेरिलिटी, सॉरी इनफर्टिलिटी। लेकिन इसका जो दूसरा नाम है उसको हम स्टेरिलिटी भी कहते हैं, कि मतलब जो भी आप जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 1 ईयर तो कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलिटी नहीं आ रही, प्रेगनेंसी अकर नहीं हो पा रही, तो मतलब कुछ ना कुछ तो मसला है जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मतलब एक है हमारे पास प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क क्या होता है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी हम उस इनफर्टिलिटी को कहते हैं कि मतलब कभी भी कोई कंसेप्शन वगैरह नहीं हुआ, कोई प्रेगनेंसी पहले नहीं हुई, ठीक है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन एबॉर्शन हो गई है, या मतलब इसके अलावा कोई जो है ना प्रेगनेंसी फेल हो गई है, या मतलब कोई और मसला आ गया था जिसकी वजह से बेबी जो है ना ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, वो डिलीवर नहीं हो पाया, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी में ये क्या बता रहे हैं कि व्हेन कंसेप्शन हैज़ नेवर अकर्ड, मतलब कोई कंसेप्शन हुआ ही नहीं है। और सेकेंडरी में क्या है कि when the woman failed to conceive after having produced a child or had undoubted abortion, क्या मतलब है कि जो फीमेल होती है ना, वो या तो मतलब एक बेबी उसका पैदा हो चुका है, फिर उसके बाद जो है ना वो नहीं जो है ना नहीं कर पा रही, कंसीव नहीं कर पा रही, तो इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। या कोई अनडाउटेड एबॉर्शन हो गया है, तो इसके बाद अगर कोई मतलब फर्टिलिटी नहीं कर पा रही, तो इसको हम फिर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब एक में बिल्कुल हुई नहीं, दूसरे में हुई है लेकिन बाद में नहीं हो पा रही, बाद में कंसीव नहीं कर पा रही, ठीक है, तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अच्छा, फिजियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ इनफर्टिलिटी कौन कौन सी होती है? मतलब ऐसे कुछ एजेस होते हैं जिसमें फिजियोलॉजिकल इनफर्टिलिटी का जो है ना कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास पैथोलॉजिकल। अब जो ऊपर हमने बात की ना वो पैथोलॉजिकल की बात की, और नीचे भी हम इसकी यहाँ पे काजेज़ की बात करेंगे तो वो भी पैथोलॉजिकल ही होंगे। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि उसमें अगर आप चाहें भी तो कोई डिजीज़ तो नहीं होती, लेकिन कंसेप्शन नहीं हो पाती, कंसीवनेस नहीं हो पाती, और प्रेगनेंसी अकर नहीं होती, तो वो इनफर्टिलिटी का टाइम होता है। तो अगर हम मेन की बात करें, यहाँ पे असल में मेल की बात हो रही है, मेल, ठीक है। तो अगर हम मेल की बात करें तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है ना कोई भी जो है ना मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, और जो है ना ओल्ड एजेस अगर हम देख ले तो कोई भी जो है ना दे डोंट हैव द एबिलिटी टू फर्टिलाइज, ठीक है। तो ये मेल के लिए भी है, ये फीमेल के लिए भी है। अगर हम इसकी जो है ना मतलब बात करें तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड ना तो वोमेन जो है ना प्रेगनेंसी की तरफ जा सकती है क्योंकि प्यूबर्टी नहीं हुई, और जो ओल्ड एज होता है ना उसमें भी कोई प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, कोई फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अकर नहीं हो सकता। क्लियर? अच्छा, अगर हम वुमेन की बात करें
तो बिफोर प्यूबर्टी, बलूगत से पहले कोई प्रेगनेंसी की जो है ना चांसेस नहीं होते। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई दूसरी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अच्छा, ड्यूरिंग लैक्टेशन, जो ड्यूरिंग लैक्टेशन का मतलब है कि जब वो किसी को मतलब अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही हो, तो उसके दरमियान जो है ना मतलब अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो ये नॉर्मल है। ठीक हो गई बात। अच्छा, आफ्टर मेनोपाज, आफ्टर मेनोपाज का क्या मतलब? मेनोपाज का मतलब है एब्सेंस ऑफ या स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक वक्त आता है जिसमें हम आप जो फीमेल है ना उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है, तो इसको हम मेनोपाज कहते हैं। तो मेनोपाज के बाद भी जो है ना मतलब कोई फर्टिलिटी की चांसेस नहीं होते, तो ये फिजियोलॉजिकल है। मतलब अगर इस टाइम में आप देख ले तो कोई भी जो है ना मतलब फर्टिलिटी के चांसेस नहीं होते। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन द मेन। अब मेन की अगर हम बात करें तो मतलब मेल में कौन कौन से ऐसे कॉजेज हो सकते हैं कि उसकी वजह से हमारे पास जो इनफर्टिलिटी है वो आ सकती है। तो अगर आपको याद हो अनडिसेंडेड टेस्टिस की हमने बात की थी, जब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, हम जब केयर ऑफ द बेबी पढ़ रहे थे, तो उसमें से हमने ये बात की हुई थी कि अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या होते हैं, मतलब उसकी जो पोजीशन है ना वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ चली जाती है, मतलब वो एब्डोमिनल में चली जाती है, ट्यूब्स में चली जाती है, तो इसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि मतलब अगर आप जो केयर ऑफ दी बेबी है अगर उसमें आप ये डायग्नोज ना करें ना, ये जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है, तो ये बाद में इस तरह के मसाइल इसमें ला सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस क्या चीज़ होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ दी आइटिस है ना, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स। तो टेस्टिकल्स है ना जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? ऑर्काइटिस कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई टेस्टिकुलर ट्यूमर हो, मतलब उसमें अगर टेस्टिस में कोई ट्यूमर वगैरह प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। इसके अलावा अगर कोई टेस्टिकुलर ट्रॉमा हो गया हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी। अच्छा, इसके अलावा अगर टेस्टिकुलर टीबी हो तो उसकी वजह से भी मसले आ सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास है वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या चीज़ होती है? वेरिकोसील का मतलब है इनलार्जमेंट, ये आप नोट कर ले, इनलार्जमेंट ऑफ वेन्स विदिन विदिन द बैग विदिन द बैग ऑफ स्किन दैट होल्ड योर टेस्टिकल। अब वो पाउच, वो बैग जिसमें हमारे पास वो जो टेस्टिकल होते हैं वो होल्ड किए होते हैं, तो उसमें जब इन्लार्जमेंट ऑफ दी वेन्स आ जाती है ना, तो हम इसको वेरिकोसील्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है किस चीज़ की? इनफर्टिलिटी इन दी में, इनफर्टिलिटी इन दी मेन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि मतलब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है? तो इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती है, मतलब वहाँ पे जो वेन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो क्या हो जाते हैं? वो हमारे पास इनलार्ज हो जाते हैं, तो फिर उसमें मसले आ सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या चीज़ होती है कि मतलब इसका ये है कि इनएबिलिटी इन अ मैन टू अचीव एन एरेक्शन और ऑर्गेज्म। ठीक है, उस इसमें जो है ना इरेक्शन के मसले आ सकते हैं। ठीक है, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी ऑफ इरेक्शन। तो अगर इरेक्शन नहीं है तो उसकी वजह से जो है ना वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी नहीं कर सकता, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता, तो फिर जो है ना वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से रन होगा? तो नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई अगर मिसाल के तौर पर प्री मेच्योर एजुकुलेशन है, ये असल में ये प्री मेच्योर एजुकुलेशन और ये इम्पोर्टेंस ये चीज़ें नहीं है, ये असल में बीमारियाँ हैं, लेकिन हम इसको जो है ना खुलेआम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ना ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होती है, मतलब इनफर्टिलिटी कॉज कर लेती है। ठीक है। सो प्री मेच्योर एजुकुलेशन क्या चीज़ होती है? प्री मेच्योर एजुकुलेशन का मतलब है एजुकुलेशन
और प्रीमेच्योर। तो प्रीमेच्योर का मतलब है कि ejaculation of semen during sexual intercourse before or immediately after penetration। मतलब पेनिट्रेशन की पहले या पेनिट्रेशन के बिल्कुल साथ ही जो है ना उसकी एजैकुलेशन हो जाती है, एजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें सेफिलिस की और हाइपोस्पेडियस की, तो हाइपोस्पेडियस और सेफिलिस क्या चीज़ होती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कभी कभार इस तरह होता है ना, हाइपो जिस तरह अगर आपको याद हो, हाइपोस्पेडियस को हमने वहाँ पे केयर ऑफ द न्यूबॉर्न में भी डिस्कस किया हुआ था कि जो ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा होती है ना वो सही जगह पे नहीं होती। ठीक है, जो ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा है ना वो सही जगह पे नहीं होती। ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, सही है, तो ये सही जगह पे नहीं होती, तो इस वजह से क्या मसले आ सकते हैं, जो स्पर्म है वो अपने टारगेट एरिया तक पहुंच नहीं पाता। अच्छा, इसके अलावा सेफिलिस, तो सेफिलिस असल में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एक इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है इन दी मैन। ठीक है, तो ये बहुत सारे कॉजेज़ हो गए हैं इनफर्टिलिटी इन मेन। जब भी हमारे माशरे में अगर कोई मसला है और इनफर्टिलिटी के मसाइल होते हैं ना, तो हम डायरेक्टली टारगेट करते हैं फ़ीमेल को, कि मतलब मसला जो है ना वो ज़्यादातर फ़ीमेल में ही होता है। हमारे माशरे में ये सोच रखा जाता है, लेकिन इस तरह नहीं है। बहुत सारे मसाइल इस तरह होते हैं कि वो मेल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हम फीमेल को ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसमें मसला हो, तो ये इस तरह नहीं होता। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन। अब वुमेन में हमारे पास कौन कौन से ऐसे जो है ना कॉजेज़ हो सकती है। तो कॉजेज़ में अगर हम देख ले, उसमें हमारे पास पहला जो है ना वो पीआईडी है। पीआईडी का क्या मतलब है, पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अगर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया हो पिल्विक एरिया में, कोई डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से वुमेन जो है ना वो इनफर्टिलिटी की तरफ जा सकती है। इसके अलावा ओवरियन हाइपोप्लेजिया। ओवरियन हाइपोप्लेजिया का क्या मतलब है कि इनकम्प्लीट ओवरियन डेवलपमेंट। इनकम्प्लीट, एक मिनट, इनकम्प्लीट ओवरियन, जो ओवरियन है ना उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से भी मसले हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मॉल डेवलपमेंट ऑफ द विजाइना, मिसाल के तौर पर उसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो विजाइना है उसकी डेवलपमेंट सही नहीं है, तो फिर उसमें जो है ना मसले आ सकते हैं। उसकी स्ट्रक्चर में मसला है, तो इससे जो है ना मसले आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्फेंटाइल यूट्रस। इन्फेंटाइल यूट्रस का क्या मतलब है कि हमारे पास कभी कभार इस तरह होता है ना कि मतलब मालफॉर्मेशन ऑफ द यूरिजेनिटल ट्रैक आ जाती है। सो इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, अनडिजायर्ड यूट्रस। मतलब ये है कि एक है हमारे पास, ये एक है हमारे पास नॉर्मल यूट्रस। ठीक है, लेकिन जब इसमें मालफॉर्मेशन आ जाती है ना, मतलब ये सही से बना ना हो, इसकी स्ट्रक्चर सही नहीं हो, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इन्फेंटाइल यूट्रस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ट्यूबरकुलस ऑफ द जेनिटल ट्रैक, मतलब जेनिटल ट्रैक में टीबी हो गया हो तो इसकी वजह से मसले आ सकते हैं। इसके अलावा गोनोरिया। गोनोरिया क्या चीज़ है, गोनोरिया असल में जो है ना ये इसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितनी भी है ना इसमें मसले आ सकते हैं। इसमें जो है ना मतलब कोई इन्फेक्शन, जब भी इन्फेक्शन हो तो उसमें फर्टिलिटी की चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास डिस्पेन्यूरिया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं
recurrent genital pain that occurs just before or during intercourse। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन होता है जिसमें जो है ना मतलब विजाइनल पेन होता है, जेनिटल पेन होता है जब भी आप इंटरकोर्स करेंगे, उससे या पहले या उसके बाद या उसके दौरान। तो जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो उसकी वजह से जो फीमेल है उसको जेनिटल पेन जो है ना वो फील होगा। तो इसकी जो है ना इनफर्टिलिटी की ये भी एक कॉज हो सकती है। इसके अलावा अगर थायराइड कोई बीमारी है या पिट्यूटरी कोई बीमारी है या ओवरीज में अगर कोई बीमारी है, तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी एक्टिविटी के लिए। तो अगर ये सारे जो है ना यहाँ पे ख़राब है तो फिर इनफर्टिलिटी ही होगी, फर्टिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन दी वुमेन में ये कॉजेज हो सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनफर्टिलिटी की तरफ। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन को देख लेना, तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या है कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करना है कि इनफर्टिलिटी की कॉज क्या है, तो उसके लिए आपने फाइंड आउट किस तरह से करना है। सो फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनफर्टिलिटी बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी कंसिडर्ड फॉर द कॉज। मतलब अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपने दोनों को कंसिडर करना है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। As the fault could be with either or both, utmost care, patience, and tact should be exercised. The most immediate side of the couple's life is under investigation. For this purpose, the couple should be referred to the family planning clinic। क्या मतलब है इसका? सिंपल मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे तो आपने दोनों को कंसिडर करना है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, क्योंकि इसके भी कॉजेज हो सकते हैं और इसकी भी कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों के कॉजेज हो ना, तो मसला क्या होगा? अगर मिसाल के तौर पर आप सिर्फ इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और मसला इसमें ना हो, इस वाले में हो, ठीक है, मेल हस्बैंड में मसला, तो क्या इनफर्टिलिटी का मसला हल हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मिसाल के तौर पर आप इसको सिर्फ चेकअप कर रहे हो लेकिन फीमेल की नहीं कर रहे हैं, तो क्या मसला हल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी मसला हो सकता है। तो मसले को इसी तरह से हल करना है कि दोनों को कंसिडर करना है। अच्छा, इसके अलावा on the day of the test, mucus after removal from the cervical canal is examined as soon after coitus as possible, but not later than 7 to 8 hours. For this, high-power microscopic examination must see if the motile sperm are present or not. If this test is negative, it should be repeated in the middle of the following cycle: endoscopic procedure like tubic patency, evidence of evolution, and ovarian biopsy। सिंपल सी बात है, कभी कभार इस तरह होता है कि स्पर्म काउंट जो है ना वो देखते हैं स्पर्म काउंट नॉर्मल है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो म्यूकस है, ठीक है, उसको देखा जाता है, जो सर्विकल कैनाल में जो म्यूकस होता है उसको देखा जाता है। ठीक है, लेकिन इस टेस्ट की स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती है कि 7 to 8 आवर्स के बाद ये जो है ना ठीक नहीं होता। मतलब देखिए स्पेसिफिक टाइमिंग्स है। तो मेल के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स है और फीमेल के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स होती है। अगर मिसाल के तौर पर इसके अलावा अगर आप ये जो म्यूकस जो सर्विकल कैनाल से जो म्यूकस रिमूव कर रहे हैं, तो ये प्रोसीजर किस तरह से डन होते हैं? सो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर आर डन फॉर, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर क्यों होते हैं? ट्यूबल पेटेंसी को देखने के लिए, जो ट्यूब्स अंदर पे प्रेजेंट होते हैं फिलिपियन ट्यूब, तो उसको देखने के लिए। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के लिए कि मतलब ओवर रिलीज हो रहा है कि नहीं, ओवरियन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। और अगर मिसाल के तौर पर इसको और भी कंफर्म करना है तो उसके लिए ओवरियन बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का क्या मतलब है कि रिमूवल ऑफ स्मॉल टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन।
ये बात आपने याद रखनी है कि एग्जामिनेशन के लिए बॉडी से एक टिश्यू को रिमूव करना, इसको हम बायोप्सी कहते हैं। तो ओवरियन बायोप्सी भी किया जाता है ताकि जो है ना कंफर्म कर सकें कि कोई मसला तो नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हैं जो हम करते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन, फॉर द इनफर्टिलिटी। ठीक हो गई बात। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, जो हमारा चैप्टर है वो भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इम्यूनाइजेशन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, और उसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्दी से ख़त्म कर लूँ। फिर उसके बाद जो जनरल जनरल टॉपिक्स हैं ना, मिसाल के तौर पर एपिडेमियोलॉजी और मेंटल हेल्थ और वो सारा कुछ जो है ना वो आसान है। फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना वो डिजीज़ेज़ आ जाती हैं। तो डिजीज़ेज़ को मैं इस तरह कर लूँगा कि उसके लिए एक अलग सा एक प्ले लिस्ट बना लूँगा। ठीक है। प्ले लिस्ट में ये होगा कि मतलब जितनी भी स्पेसिफिकली डिजीज़ेज़ हैं ना उसके लिए एक अलग प्ले लिस्ट होगा। तो आप उस प्ले लिस्ट में जाएंगे, जो भी डिजीज़ेज़ हैं वो आपको वहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस में नज़र आएंगे, तो हम उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गई बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।